तो साथ की बड़ी बात में पहली जो खबर है वो इंदौर से है। इंदौर में आज प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत होगी। 10 जनवरी तक चलने वाले सम्मेलन में 64 देशों के 2800 से ज्यादा भारतीय प्रवासी शामिल होंगे। आयोजन में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय इंदौर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल यानी कन्वेंशन सेंटर तक करोड़ों की लागत से विशेष साज सज्जा और निर्माण कार्य किए गए हैं। आज सुबह 10 बजे सम्मेलन का उद्घाटन सत्र होगा, जिसमें विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद, खेल और युवा कल्याण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विशेष अतिथि ऑस्ट्रेलिया की सांसद जेनेटा रहेंगी मौजूद। वहीं कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे, उनके साथ लंच भी करेंगे। 10 जनवरी को सम्मेलन के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी और 27 को प्रवासी भारतीयों का सम्मानित भी वो करेंगी। तो ये सारी जानकारी, एक एक जानकारी आपको कहां मिलेगी दर्शकों? IBC 24 पर। चूंकि IBC 24 एक एक इंपॉर्टेंट खबर आप तक पहुंचाता है। आपने देखा कि कल विदेश मंत्री एस जयशंकर 56 की दुकान में जायका ले रहे थे। वो तस्वीर सबसे पहले किसने दिखाई? आपके अपने न्यूज चैनल IBC 24 ने। आपके अपने न्यूज चैनल IBC 24 ने। तो अपने आक्रामक रुख को लेकर सुर्खियों में रहने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद इंदौर में प्रवासी सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे। आयोजन से एक दिन पहले उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला। अपनी सहजता और सादगी से उन्होंने इंदौर वासियों को अपना मुरीद बना लिया। एस जयशंकर अचानक खाने पीने के मशहूर दुकान 56 मार्केट पहुंच गए, जो कि पूरे भारत में मशहूर है। यहां उन्होंने बड़े आराम से पाव भाजी खाई, गोलगप्पे का आनंद लिया और आखिर में जलते हुए पान का लुत्फ भी उठाया है उन्होंने। पूरे मार्केट में विदेश मंत्री आम आदमी की तरह घूमते नजर आए। इस दौरान उनके साथ कई लोगों ने सेल्फी भी ले ली। यहां न्यू जर्सी से आए मुस्लिम परिवार से भी विदेश मंत्री ने मुलाकात की। इस परिवार ने भारत सरकार की विदेश नीति की जमकर तारीफ की है। मैंने उनको कहा कि मैं अमेरिका से आया हूँ, न्यू जर्सी में 45 ईयर्स से हूँ और हमेशा इंडिया पॉलिटिक्स को मैं वॉच करता हूँ। और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिस तरह से वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे इंडिया के लिए गौरव का मिसाल है। और आई विश हिम दैट गुड लक एंड आई विश ऑल द मिनिस्टर्स आर लाइक हिम। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। मोहल्ले, गली, सड़क के सौंदर्यीकरण के अलावा बाजारों को विशेष थीम से सजाया गया है। प्रवासी भारतीयों के सम्मान में प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक संगठन मध्य प्रदेश और इंडियन प्लास्टपैक फोरम ने काइट कार्निवल का भी आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। प्रवासी भारतीय मेहमानों के लिए मकर संक्रांति का उत्सव पर पतंग उड़ाने का विशेष प्रबंध रखा गया है। आयोजन में स्वादिष्ट व्यंजन जिसमें गजक, रेवड़ी, चना, जोर गरम, गराड़ू, पोहे, जलेबी जैसे परोसे जाएंगे। हमारे दर्शक के मुंह में पानी भी आ गया होगा, क्योंकि सुबह सुबह मैं ऐसी बात ही कर रहा हूं। खबरें ऐसी है, खाने पीने की खबर से शुरुआत हुई है। तो इसके बाद छत्तीसगढ़ आपको लिए चलेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए इंदौर की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के सुबह सीएम भूपेश बघेल 11 बजे रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री तिल्दा और रायखेड़ा जाएंगे और छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज के वार्षिक अधिवेशन 2023 में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री बालोद जिले के डौंडी लोहारा ब्लॉक के भालू कोहा पहुंचेंगे और वहां सदगुरु कबीर स्मृति महोत्सव में शामिल होंगे। सीएम बघेल दोपहर 3 बजे बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक के भालू कोन्हा पहुंचकर दर्शन करेंगे और फिर वहां से 3 बजे, बल्कि 4 बजे, इसमें 1 घंटे और ऐड कीजिए, 4 बजे भिलाई के लिए रवाना हो जाएंगे। यानी मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको IBC 24 बता रहा है कि मुख्यमंत्री का आज का क्या क्या कार्यक्रम है। भूपेश बघेल कई कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे। मनवा कुर्मी समाज के आयोजन में भी उन्हें शिरकत करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह के दौरे के साथ ही जुबानी जंग भी बहुत तेज हो गई। कोरबा में सभा
और बैठक में शामिल होने के बाद अमित शाह रायपुर पहुंचे। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने अमित शाह का स्वागत किया। इस दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह और दूसरे भाजपा नेता भी उपस्थित रहे थे। कोरबा में जहां अमित शाह छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसे, वहीं सीएम भूपेश बघेल ने अमित शाह के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि आज भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। अमित शाह ने 2018 में 65 पार का नारा दिया था, जो कांग्रेस के लिए सटीक बैठा, और हमने 68 पार कर दिया। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि हम 2023 के साथ 2024 का चुनाव भी जीतेंगे, यानी लोकसभा और विधानसभा दोनों की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। ये तो आप जानते हैं, राजनीति है, जब तक चुनाव हो नहीं जाता तब तक सब अपने अपने दावे करते हैं और इसके लिए सब आजाद भी हैं। अच्छी बात है, पिछले समय अमित शाह जी आए थे तो 65 पार की बात कही थी, 65 पार की बात शाह साहब ने कही थी, और उस समय मैंने कहा था वो अपने लिए नहीं करें, वो हमारे लिए कर रहे हैं, और हुआ यही कि हम 68 पार कर गए। अब तो 71 हमारे हैं, तो 2023 भी हमारा है, 2024 भी हमारा होगा। जनता जान चुकी है, जो एनडीए की जो सरकार है 2024 में उनको 10 साल पूरे होंगे, महंगाई बेरोजगारी से सब त्रस्त हैं, और जो वादे केंद्र सरकार ने किए थे, रोजगार की बात है, वो कहीं लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। महंगाई से लोग परेशान हैं। छत्तीसगढ़ में उनका बड़ा टारगेट है 2024, और उसके पहले का टारगेट है कि 2023 में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, और उसके लिए मेहनत की पूरी ताकत लगाएगी पार्टी। अपनी बात को सहजता से कह जाने में भूपेश बघेल का कोई सानी नहीं है। इधर मध्य प्रदेश का पहला 132 केवी जीआईएस उपकेंद्र का भूमि पूजन किया गया। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ भूमि पूजन किया। ग्वालियर में बनने वाला यह स्टेशन देश का तीसरा और मध्य प्रदेश का पहला स्टेशन होगा, जो 1 लाख की आबादी को बिजली देगा, साथ ही 20 वार्डों को अपने से जोड़ेगा। यह स्टेशन मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा तैयार की गई है। बता दें कि 112 करोड़ की लागत से यह उपकेंद्र तैयार हुआ है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, भूमि पूजन भी उन्होंने किया। ये ग्वालियर की तस्वीरें हैं, यानी मध्य प्रदेश का पहला पावर ट्रांसमिशन है, और देश का, ये जनरल नॉलेज भी आप नोट करते जाएंगे तो बेहतर होगा, देश का तीसरा जीआईएस उपकेंद्र है। 1 लाख की आबादी को यह बिजली देगा। इसका भूमि पूजन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में कर दिया। 132 केवी का होगा। ये भूमि पूजन की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 132 केवी का ये एक जीआईएस सिस्टम के आधार पर एक नवनिर्मित सबस्टेशन बनने जा रहा है। इसकी महत्व इस बात में पड़ती है कि करीब करीब 1 लाख लोगों को इससे लाभ सीधे सीधे मिल पाएगा। 112 करोड़ की लागत से ये सब स्टेशन बन रहा है 132 केवी का। ये मध्य प्रदेश का तीसरा स्टेशन है, नई तकनीकी के आधार पे बन रहा है। कम जगह पे ये स्टेशन 132 का बनेगा, और इससे आने वाले 20 से 30 वर्ष तक लोगों को वोल्टेज की सब परेशानी नहीं होगी, पावर क्वालिटी मिलेगी, और ये समाधान आने वाले 30 वर्ष तक होगा। तो ग्वालियर में व्यापार मेले का शुभारंभ हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल व्यापार मेले का शुभारंभ किया है। वहीं मेला के शुभारंभ समारोह में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तो रहेंगे ही, चूंकि ग्वालियर की बात है, और एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, गोविंद राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, ये सारे जितने मैंने नाम लिए सब मौजूद रहे। वहीं इस मेले के शुभारंभ के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ग्वालियर मेला सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि एक संस्कृति है, एक सभ्यता है। ये आज नहीं बल्कि हजारों साल से हमारी परंपरा है। यानी तीनों बात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कह दी। सीएम ने यह भी कहा कि हमें 1300 करोड़ के व्यापार की संभावना है, और हम आशा करते हैं कि 1500 करोड़ से ज्यादा हो। मेला में हम रोड टैक्स में 50% की छूट दे रहे हैं, और इसी 50% की छूट देने पर वार पलटवार भी हो गया था। कांग्रेस को ऑब्जेक्शन था, लेकिन सरकार ये छूट दे रही है।
और मुझे विश्वास है कि व्यवसाय का एक नया कीर्तिमान हम लोग स्थापित करेंगे इस वर्ष। और 3 साल बाद, बहुत लंबे इंतजार के बाद, कोविड की महामारी से मुक्ति पाकर एक नए वातावरण में हमारा मेला दोबारा निर्मित हो रहा है। भोपाल के जम्बूरी मैदान में आज करणी सेना परिवार बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। इसके लिए प्रशासन से अनुमति भी मिल गई है। दावा है कि इस आंदोलन में प्रदेश भर से राजपूत समाज के लोग शामिल होंगे। आंदोलन के चलते आज राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था भी बदल दी गई है। यात्री बसों और दोपहिया 4 पहिया वाहनों के लिए अलग अलग रूट तय कर दिए गए हैं। वहीं आंदोलन में शामिल होने वाले वाहनों के लिए भी रूट निर्धारित कर दिया गया है ताकि सड़कों पर जाम की स्थिति न बने। और ये खबर क्यों चल रही है आप समझ रहे होंगे, क्योंकि दिक्कत आपको ना हो अगर आप सड़क पर निकलें, ट्रैफिक में फंसे ना। इसलिए 16 शर्तों के साथ आंदोलन को अनुमति दी गई है। करणी सेना को हालांकि राजपूत समागम सीएम हाउस में हुआ था और उसमें सीएम ने जैसे महाराणा प्रताप जयंती पर सहमति बन गई थी और इसके साथ रानी पद्मावती की मूर्ति की बात कह दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद ये आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है। दोपहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए रूट तय कर दिया गया है कि इन्हें कहां कहां निकलना है और किस किस रूट पर जाना है। और 16 शर्तों के साथ कहा गया है कि करणी सेना अगर आप आंदोलन कर रहे हैं तो इन 16 शर्तों को मानकर ही आपको आंदोलन करना होगा। तो 16 शर्तें माननी होगी और 21 शर्तों के लिए आंदोलन हो रहा है। सुबह 10 से शाम 5 बजे, यानी कुल मिलाकर ये हो गए 7 घंटे। तो 7 घंटे ये आंदोलन कर सकते हैं। करणी सेना परिवार आज एक बड़ा आंदोलन कर रहा है। दोपहिया 4 पहिया वाहनों के लिए रूट अलग है। और इसके पहले 6 तारीख को फेस टू फेस मध्य प्रदेश के डिबेट शो में करणी सेना ने यह ऐलान किया था ये कौन लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। तो खबर आपके सामने है, चली रही है। 8 तारीख को जन आंदोलन है, जम्बूरी मैदान में है और ये सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक की इसकी परमिशन दी गई है। तो चलिए अब चलते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी यानी रायपुर समेत दुर्ग में चल रही आयकर विभाग की कार्रवाई के दौरान करीब 3.5 करोड़ नगद जब्त किए गए हैं। बड़ी धनराशि है, 3.5 करोड़ रुपए। इसके अलावा अलग अलग बैंकों से 10 से ज्यादा लॉकर मिले हैं। यहां पे आप जितने हमारे दर्शक हैं, हो सकता है एक भी लॉकर ना हो। इन भाई साहब के पास 10-10 लॉकर है, जिसे सोमवार को खुलवाकर आयकर विभाग की टीम जांच करेगी। यानी सोमवार को इनका और चिट्ठा खुलेगा। सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक छापे के दौरान सभी जगहों पर करोड़ों रुपए के कच्चे में लेन देन के दस्तावेज मिले। कच्चे में क्या है, यानी ऐसा कैसे जीएसटी बचाया जाए, कागज में दे दिया, खुद से लिख दिया, इसे बोलते हैं कच्चा दस्तावेज। तो आयकर टीम रायपुर में सिर्फ एक जगह पर कार्रवाई खत्म करके वापस लौट गई है। बाकी की 20 स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। बता दें कि आयकर विभाग की टीमों ने शुक्रवार तड़के रायपुर समेत दुर्ग बिल्डर, ट्रांसपोर्टर और होटल कारोबारियों और रियल एस्टेट के कारोबारियों के ठिकानों पर, जैसा कि इनकी आदत है, एक साथ छापा मारा था। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड जारी है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट हो रहा है, इसलिए आप अपना बड़ा ख्याल रखिए। जैसे कोरिया की बात कर लेते हैं तो यहां का सबसे कम तापमान 2.0 डिग्री। अगर जशपुर की बात कर लेते हैं तो 4 डिग्री, सरगुजा की बात कर लेते हैं तो 4.6 और कई जिलों में आज भी शीतलहर की संभावना है। तो अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो घर में ही रहिए, आराम कीजिए, बेहतर होगा। आज रविवार का दिन भी है, क्योंकि तापमान बड़ा बढ़ा हुआ है। जशपुर देख लीजिए 4 डिग्री रहा, सरगुजा में माइनस की स्थिति है और कई जिलों में आज भी शीतलहर चलने की संभावना है। अगर आप रायपुर में रहते हैं तो थोड़ी राहत है, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर इतना भी नहीं गिरा हुआ है। लेकिन बाकी जगहों पर रहते हैं तो सावधानी रखिए। तो अब चलिए एमपी की भी बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कोल्ड का कर्फ्यू लगातार जारी है और कोल्ड का कर्फ्यू हमने लिखा क्यों, समझिएगा। एमपी में लगातार 6ठा दिन कोल्ड डे रहा है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। कई जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, चंबल में पाला पड़ने की संभावना है। और नौगांव में आ जाइए तो सबसे कम न्यूनतम जो तापमान है 0.5 है। नौगांव की अगर बात करें तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं और जो हमारे लोग देख रहे हैं वो जरा ध्यान दीजिएगा, तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। तो बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिए और पूरी व्यवस्था के साथ निकलिए।
तो दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बल्कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, और रायपुर से सुप्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और साथ ही साथ आपको बताएं कि हमारे साथ जुड़ी है और ये नीलम भोपाल से जुड़ी हुई हैं। इन दोनों से पूछते हैं। सुप्रिया, सबसे पहले मैं आपसे जानकारी चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ का तापमान आज कहाँ रहा और सबसे कम कहाँ रिकॉर्ड किया गया? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में लगातार ठंड बढ़ रही है और सबसे कम तापमान की बात करें तो कोरिया का बताया जा रहा है 2.0 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा सरगुजा और जशपुर में भी 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा पहुंचा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 8 जिलों को लेकर के येलो अलर्ट भी जारी किया है। प्रदेश के 8 जिलों में शीतलहर चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और मौसम विभाग का ये कहना है कि अब जो तापमान में गिरावट है वो अपनी चरम सीमा पर हो चुकी है, यानी कि अब तापमान में गिरावट होगी तो वो आंशिक होगी, यानी कि 1 से 2 डिग्री तक तापमान में गिरावट हो सकती है। उसके बाद तापमान में गिरावट 10 जनवरी तक नहीं होगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। उनका कहना है कि तापमान में जितनी गिरावट होनी थी वो हो चुकी है और अब 10 जनवरी तक तापमान में ऐसी ही स्थितियां बनी रहेंगी। अगर तापमान में गिरावट का सिलसिला भी होगा तो 1 से 2 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की यानी आप ये कह रहे हैं कि 10 जनवरी के बाद थोड़ी राहत होगी। नीलम भी हमारे साथ है। नीलम, मध्य प्रदेश और भोपाल में क्या स्थिति है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए आप। जी राहुल, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार ही जो है कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर भारत से जो बर्फीली हवाएं आ रही है उनके चलते प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान जो है वो सामान्य से कम दर्ज किया जा रहा है। अगर हम सबसे कम न्यूनतम तापमान की बात करें तो नौगांव में 0.5 डिग्री दर्ज किया गया है, जो कि देश में सबसे कम न्यूनतम तापमान वाला दूसरे नंबर का इलाका है। इसके अलावा अगर हम दूसरे क्षेत्रों की बात करें तो खास तौर पर जो प्रदेश का उत्तरी हिस्सा है, यानी कि ग्वालियर चंबल संभाग के जो पूरे जिले हैं, इसके अलावा रीवा, सतना और उसके आसपास के जो जिले हैं, यहाँ पर भी जो है लगातार ठंड का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। इन जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम बना हुआ है, वहीं कोहरा भी छाया हुआ है, जिसके लिए इन तमाम जिलों के लिए मौसम केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया और खासतौर पर गाइडलाइन जारी करते हुए लोगों को हिदायत दी है कि वो ठंड से बचने के जितने उपाय हो सकते हैं वो जरूर से करें, क्योंकि इस दौरान अगर कोल्ड वेव के असर के चलते या धूप नहीं मिलने के असर के इसके लिए देखिए एक चीज नीलम, प्रशासन के क्या इंतजाम है, जरा वो भी बताइए। जैसे कि रैन बसेरों की बात कर लेते हैं, और जैसे कि हम ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे कि ठंड से निपटने के लिए प्रशासन और नगर निगम ने क्या इंतजाम कर रखे हैं, तो कम से कम भोपाल के आप बता दीजिए। जी राहुल, देखिए अगर हम राजधानी भोपाल में रैन बसेरों की बात करें तो कुछ दिन पहले ही नगर निगम आयुक्त ने सभी रैन बसेरों में जो है निर्देश दिए थे कि जो अलाव है उनकी खास तौर पर व्यवस्था की जाए, क्योंकि राजधानी भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान जो है वो 7 डिग्री से 9 डिग्री के बीच में बना हुआ है। अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करते हैं तो न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। रैन बसेरों में मोटे जो गद्दे रजाई होते हैं उनकी व्यवस्था के साथ साथ अलाव जलाने की व्यवस्था की भी बात जो है नगर निगम आयुक्त ने निर्देश दिए थे। और हमने देखा भी कि जो बड़े रैन बसेरे हैं, खासतौर पर जो ओल्ड सिटी साइड बने हुए हैं और जो बस स्टैंड के आसपास बने हुए हैं, वहां पर अलाव की जो है व्यवस्था की जा रही है। राहुल, तो चलिए कम से कम संवाददाता की बात से ही आप निकाल लीजिए, वो कह रहे हैं कि बड़े रैन बसेरों में यानी छोटे रैन बसेरों के साथ भेदभाव किया गया है। और दूसरी बात यह भी निकलकर सामने आई कि निर्देश दिया गया है, अब वो कब कार्य होता है ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया और नीलम इस पूरी जानकारी के लिए। तो सुप्रिया ने यह जानकारी दी है कि अभी 2 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, बाकी तापमान सही हो जाएगा, यानी छत्तीसगढ़ की बात। अब सरगुजा जिले आपको लिए चलते हैं। सरगुजा जिले में बढ़ते ठंड के प्रकोप को देखते हुए प्रशासनिक महकमा अलर्ट पर है। कलेक्टर कुंदन कुमार अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। देखिए ये काम है कलेक्टर का, अलग अलग इलाकों में दौरा कर रहे हैं। ठंड है लेकिन निकले हुए हैं कलेक्टर, और चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, कलेक्टर को यही करना चाहिए इन दिनों। शनिवार को कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निरीक्षण किए, ठंड को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े और कंबल का वितरण किया। सरगुजा संभाग इन दिनों शीतलहर की चपेट में है, यहां पारा 6 डिग्री के आसपास है। मेडिकल कॉलेज निरीक्षण के बाद कलेक्टर बस स्टैंड पहुंच गए और यहां अलाव के साथ अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यहां भी उन्होंने जरूरतमंद लोगों को कंबल और गर्म कपड़ों का वितरण किया। समाज सेवी संगठनों से जरूरतमंदों की अपील की। देखिए अगर कलेक्टर निकल जाता है, चूंकि वो लॉ एंड ऑर्डर का हेड होता है जिले का, तो जाहिर सी बात है जो व्यवस्था होती है वो दिख जाती है कि काम कितना हो रहा है
और जो अव्यवस्था होती है वो भी दिख जाती है। तो अब व्यवस्था है तो सुधार देगा। तो देख के जो है अभी पूरे शहर का दौरा कर रहा था, सभी अधिकारी भी साथ में हैं और जहाँ जहाँ पे भी इस तरह से जो नीडी लोग हैं, जो इनको कंबल की ज़रूरत है, गर्म कपड़े की ज़रूरत है, उनको हमारे सारे प्रशासन के अधिकारियों ने कंबल बांटा है। क्योंकि अभी जिस तरह की ठंड चल रही है और जिस तरह की शीतलहर का एक प्रकोप है, इसमें सभी को सतर्क रहने की ज़रूरत है, काफ़ी गर्म रहने की ज़रूरत है। भिलाई में ठंड काफी बढ़ गई है। तापमान में गिरावट के चलते मैत्री जू के वन प्राणियों को ठंड से बचाने की कवायद शुरू हो गई है। ये सिर्फ मनुष्यों को नहीं, जानवरों को भी ठंड लगता है, इसीलिए व्यवस्था हो रही है। जानवरों के केस के बाहर यानी पिंजड़े के बाहर अलाव जलाया जा रहा है, वहीं केस को तिरपाल और कपड़ों से कवर कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि ठंड के लिहाज से टाइगर को काफी सेंसिटिव माना जाता है, लिहाजा टाइगर को ठंड से बचाने की कोशिश जारी है। फिलहाल मैत्री जू में 6 टाइगर हैं और यहां 20 टाइगर हुआ करते थे, लेकिन ये संख्या घटकर कितनी रह गई? 6। 12 टाइगर का एक्सचेंज किया गया, इधर से उधर किया गया, तो 2 टाइगर की मौत हो गई, जिसके चलते अब सिर्फ 6 टाइगर ही बचे हैं। मैत्री विभाग का इलाका पूरा पेड़ों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे ठंडक ने दस्तक दे चुकी है। तो मैत्री विभाग प्रबंधन ने खासकर टाइगरों के लिए रात में ठंड से बचाव के लिए अलाव जलाया है जगह जगह में, और उससे रात में इनका टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा डाउन होता है उसको से बचाव के लिए अलाव हमने जलाया अभी। और साथ की बड़ी बात में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ के रंग।